नमस्कार, जियो स्टांस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमें जॉइन किया है केरला से कर्नल डिनी ने। आप सभी ने देख चुके हैं मुख्तलिफ दूसरे चैनल्स पर। आज हम कर्नल डिनी जो 5 इनके ऑपरेशनल टेन्योर्स रह चुके हैं इन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस इन जम्मू एंड कश्मीर एंड द नॉर्थ ईस्ट, एक एमफिल की डिग्री इनके पास है ऑन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस फ्रॉम द मद्रास यूनिवर्सिटी। इनसे हम बात करेंगे आज केरला की रेडिकलाइजेशन प्रॉब्लम पर। टू स्टार्ट विद, मैं आपसे सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगी कर्नल डेनी कि आपने हाल ही में एक आर्टिकल लिखा था चाणक्य फोरम्स के लिए, जिसका टाइटल था हमास इज होली इन केरला क्वेश्चन मार्क। फिर उसके अंदर आपने कुछ इवेंट्स को लेके बात की थी कि किस तरह से डॉक्टर शशि थरूर जो हैं, जो एक कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, उन्होंने हमास के जो सो कॉल्ड फाइटर्स हैं उनको टेररिस्ट कह दिया एक इवेंट पर जो ऑर्गेनाइज किया था मेरे ख्याल से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने, और फिर उनको एक दूसरे इवेंट से हटा दिया गया क्योंकि कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। तो सबसे पहले तो मुझे उसके बारे में जानना है आपसे कि थोड़ा सा अजीब इंसिडेंट है ये, क्योंकि हम हमास के जो लोग हैं उनको टेररिस्ट ही मान के चल रहे हैं, स्पेशली आफ्टर व्हाट हैपेंड ऑन October 7th। तो इंडिया में रहने वाले लोगों को इससे क्या तकलीफ हुई? फर्स्ट ऑफ ऑल सोनल महाजन जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। एंड जहाँ तक आपका क्वेश्चन है, जी बिल्कुल सही कहा कि लड़ाई तो इसराइल और हमास के बीच में गाजा में हो रहा है, और हमें पता है कि आजकल विश्व में कहीं पर भी ऐसा कुछ युद्ध होता है तो उसका प्रभाव हर जगह पर पड़ता है। लेकिन किस तरह का प्रभाव पड़ता है इसका भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि किस तरह से कई बार आर्थिक प्रभाव पड़ता है, कई बार पॉलिटिकल प्रभाव पड़ता है, और बाकी तरीके से भी कई चीजें का प्रभाव। तो इस तरह का एक प्रभाव केरला में भी जब से ये इसराइल हमास के बीच में जो युद्ध हुआ है तब से जो डिस्कोर्स या जो जो कहते हैं ना, जो आम नागरिकों के बीच में जो बातें चलती हैं यहाँ पर, खास तौर पे जो मीडिया के जो न्यूज चैनल्स में, और किस तरह के जो रिपोर्ट जो कि बेसिकली जो नैरेटिव को सेट करते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा डिस्कशन इस चीज पे हो रहा है कि किस तरह हमें पता है कि जैसे आपने भी सही कहा कि October 7th में जो हमास ने किया था वो एक टेररिस्ट एक्शन ही था, उसमें कोई किसी का भी कोई शक नहीं है। आई मीन कोई भी ऐसा व्यक्ति जिन्होंने October 7th की जो वीडियोस देखे थे, किसी के मन में भी 1% का भी शक नहीं होगा कि वो टेररिस्ट अटैक ही था। क्योंकि क्यों मैं बोल रहा हूँ टेररिस्ट अटैक, क्योंकि उन्होंने जो बेगुनाह लोग हैं, जिसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, उनके ऊपर अत्याचार किया, उनको किडनैप करके ले गए। अगर मैं ये बोलता कि हमास ने सिर्फ सैनिकों के ऊपर आक्रमण किया होता तो मैं इसको टेररिस्ट एक्शन नहीं कहता। ठीक है, उनके आपस में लड़ाई चल रही है, और लड़ाई में सब कुछ दे कैन डू, जो भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर निहत्थे लोग, जो हाथ में जो बच्चे थे, बेबीज थे, उनको भी उनको किडनैप करके ले गए, 200 से भी ज्यादा लोग। तो कैसा कोई आम नागरिक इसको, कोई और फ्रीडम फाइटर, रेजिस्टेंस फाइटर्स, इस तरह का कैसे हम उसको, कैसे उसको तो टेररिस्ट एक्ट ही है, टेररिस्ट एक्शन है। तो इसमें तो बाकी लोगों को कोई शक नहीं। लेकिन केरला में और डॉक्टर शशि थरूर जैसे वो दिग्गज पॉलिटिशियन ही, ये बहुत बड़े डिप्लोमेट भी थे अपने टाइम पे, यूएन में भी रहे हुए हैं, पूरा इतने सारे किताबें लिखी हुई हैं, बड़े लोग उनके रेस्पेक्ट भी करते हैं। तो उनको जब एक ऐसा एक इवेंट में बुलाया गया तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, 32 मिनट का उनका पूरा भाषण था, उसमें सिर्फ उन्होंने जो शुरुआत जो हमास का तरफ से हुआ था, उन्होंने कहा था कि ये टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसकी वजह से इसराइल ने किया था। और फिर पूरी उनकी स्पीच जो थी वो पैलेस्टीनियन कॉज के ऊपर ही थी कि पैलेस्टीनियन का जो राइट है वो मिलना चाहिए, जो कि उनका राय था, और जो हमारा भी राय वही है कि पैलेस्टीनियन का जो इशू है, मुद्दा है, उसके ऊपर पूरी तरह से पैलेस्टीनियन के साथ है, पूरे जो 2 स्टेट नेशन है या थियरी है उसके साथ भी हम है। लेकिन जो हमास ने किया वो टेररिस्ट एक्शन है, क्योंकि भारत भी एक ऐसा देश है, आपको पता है मैम, कि किस तरह से हर बार हमारे ऊपर भी कई तरीके से अटैक होते हैं, कई तरीके से टेररिस्ट एक्शन होते हैं, रोज के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो उसका इतना बड़ा काउंटर एक क्या बोलते हैं, एक उनके अगेंस्ट, एक डॉक्टर शशि थरूर जैसे आदमी के अगेंस्ट भी इस तरह का एक बैकलैश हुआ केरला में, जो कि सबको थोड़ा सा सरप्राइज में लेके आया कि यार इस तरह से कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जो बोला सच बोला।
लेकिन सच बोलने के बावजूद उनके जैसे व्यक्ति को भी लोगों ने बहुत ज़्यादा बहुत सारे लोगों ने एक खास तौर पे जो एक पर्टिकुलर कॉज को बिलीव करने वाले लोगों ने उनके खिलाफ काफी कुछ किया और उसके कारण अगला जो पैलेस्टीनियन रैली हो रहा था उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूंसी में ट्रिवेंड्रम में उनका नाम पहले से था, उसमें से उनको हटा दिया गया। तो ये उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में था। हाँ, अच्छा, उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में, हाँ, ट्रिवेंड्रम में और किसी और ऑर्गेनाइजेशन का कर रहे थे, लेकिन हमने आज तक देखा है कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो डॉक्टर शशि थरूर तो उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूंसी में हर इवेंट में रहते हैं, तो उनको वहां से हटा दिया गया। लेकिन डॉक्टर शशि थरूर ने भी अपनी जो बात है उनमें से उन्होंने वो पीछे नहीं गए, उन्होंने जो बोला कि नहीं, मैं जो बोला मैंने सही बोला, मैंने पैलेस्टीन कॉज को के लिए ही बोल रहा हूँ, मैंने शांति के लिए ही बोला, लेकिन जो हमास ने किया वो टेररिस्ट एक्ट था, टेररिस्ट एक्शन ही है, वो टेररिस्ट है। तो इन्होंने इस तरह से उन्होंने बात किया, तो उस पर से वो पीछे भी नहीं गए। तो यहाँ पर मुझे ये चिंता हुई कि किस तरह से इतनी बड़ी रेडिकलाइजेशन हो रहा है कि लोग जो सच है उसको भी देखने की चेष्टा नहीं कर रहे या देखना नहीं चाहते हैं, और इस तरह से एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि ये जो चीजें हैं कि अगर आपका एक कॉज है, कोई भी कारण हो सकता है। अभी पैलेस्टीनियन का कॉज है कि उनका वहां पर ऑक्यूपेशन किया हुआ करके हमें इजराइल ने किया, तो उनकी वजह से कॉज करके लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन क्या कल को ये ऐसा कॉज कहीं पे भी ढूंढ सकते हैं? ऐसा दुनिया में हर आदमी थोड़ी खुश रहता है, कुछ ना कुछ तो हमेशा रहता है, कहीं ना कहीं हर चीज में कोई ना कोई कमी रहती है। कोई किसी को नौकरी चाहिए होता है, किसी को अपनी आइडेंटिटी के लिए होती है, किसी को कोई बेइज्जती हुई है, किसी को कुछ भी हो सकता है। तो कल को कोई ऐसा कॉज होगा तो कोई भी ऐसा बंदूक उठा के कोई भी ऐसा वायलेंस कर सकता है। और ये हमने कश्मीर में देखा है किस तरह से जो नौजवान बच्चे हैं वो कोई एक ऐसा कॉज के लिए क्या क्या करके बैठते हैं और पूरी की पूरी सोसाइटी उनकी ठप कर जाता है। और वहां पर कुछ एक पॉलिटिशियंस इन्होंने कवर फायर करने की भी कोशिश की केरला में, कि नहीं उन्होंने जो किया था वो रेजिस्टेंस है, उन्होंने जो भी उन्होंने किया वो ठीक है, ऐसा भी स्टेटमेंट्स आया केरला से। ये सब थोड़ा सा डेंजरस चीज था, और उसका बैकड्रॉप मैम ऐसा नहीं है कि ये एकदम से हुआ है, उसका बैकड्रॉप ये है कि केरला में हमेशा एक कम्युनल फ्लेयर अप का कभी भी होने का चांस हमेशा रहा है। हाँ, उस पे हम आएंगे बट वेट, एक दो चीजें और मुझे भी क्लैरिफाई करनी थी। एक तो आपने ये कहा कि उन्होंने हमास के जो मेंबर्स है उनको एज सच डायरेक्टली रेफर नहीं किया टेररिस्ट, उनके एक्शंस को उन्होंने टेररिस्ट एक्शंस बताया। इनफैक्ट डॉक्टर शशि थरूर कुछ दिन पहले राइट विंग से भी बहुत लोग उनके पीछे पड़ गए थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा, उनसे किसी ने कहा था हमास को टेरर ऑर्गेनाइजेशन कहने के लिए, और उन्होंने कहा था कि इंडिया ने हमास को एज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट नहीं किया। एंड डॉक्टर थरूर, जैसा कि आप जानते हैं, डिप्लोमैट किस्म के आदमी हैं, दुनिया भर घूमे हैं, ही अंडरस्टैंड्स कि जो टर्मिनोलॉजी होती है ना उसको बहुत कॉशियसली यूज करना है। ही इज नॉट अ स्ट्रीट पॉलिटिशियन जो लोगों को खुश करने के लिए कुछ भी कह दे ना। तो आई एम श्योर कि उन्होंने यहाँ पे भी बहुत माप तोल के बोला होगा जो भी बोला होगा, बट दिस इज वेरी डेंजरस इन इटसेल्फ कि अब डॉक्टर शशि थरूर जैसे पॉलिटिशियंस जो बहुत बैलेंस बना के चलते हैं, जिनको सब पसंद करते हैं, उनके लिए भी अब मुश्किल होता जा रहा है। डिस्पाइट वॉकिंग दैट डिप्लोमैटिक टाइट रोप, अब उनके ऊपर भी निशाना आ रहा है। और ये जो इवेंट था, ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने ऑर्गेनाइज किया था, जो मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि बेसिकली जब पार्टीशन हो गई थी इंडिया की, तो ऑफिशियली जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी ना, जिसके सरबराह जिन्ना थे, इट वाज ऑफिशियली सक्सीडेड बाय पाकिस्तान मुस्लिम लीग। और बांग्लादेश में तो उनका बहुत ही बुरा हाल हो गया बाद में, स्पेशली आफ्टर द लिबरेशन। बिल्कुल जो वहाँ की मुस्लिम लीग थी, इट्स कम टू जीरो नाउ। पर हमारी पार्लियामेंट में आज तक जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है उसकी प्रेजेंस है। और सबसे ज्यादा जो आयरॉनिकल बात है वो ये है कर्नल दिनी, आपको तो पता ही होगा कि वो यूडीएफ का हिस्सा है। ठीक है, 1940s तक ऐसा हो गया था कि महात्मा गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी दोनों जिन्ना को इस हद तक नापसंद करते थे कि एक कमरे में भी वो बैठना पसंद नहीं करते थे साथ में। और ये कितनी आयरॉनिक बात है कि भारत में जो लेफ्टिस्ट्स हैं और जो इस्लामिस्ट, बेसिकली दीज पीपल आर रेमिनेंट्स ऑफ दैट आइडियोलॉजी, राइट? तो आप समझ सकते हैं कि उस ग्रुप में लोगों की क्या मानसिकता होगी। डिस्पाइट दिस, the Congress continues to be in an alliance with them. That must be highlighted. And
आई होप कि जो थरूर साहब के साथ हुआ है इसको लोग एक रेड फ्लैग के तौर पर लें और समझें कि एक दायरा है जो कांग्रेस को नहीं क्रॉस करना चाहिए। अच्छा, इसी आर्टिकल में आगे आपने बात की कि जो डॉक्टर शशि थरूर है उन्होंने तो शांति की बात की वहां पर भी, जो उनकी पूरी स्पीच थी उन्होंने कहा कि हमें भाषा की मर्यादा बना के रखनी है और कॉज को सपोर्ट करना है डिस्पाइट नॉट विदाउट गेटिंग वायलेंट और समथिंग। जो हमास के जो लीडर थे खालिद मशाल मशाल। खालिद, उन्होंने भी कुछ दिन पहले एक रैली एड्रेस जी। की थी और उन्होंने लोगों से क्या कहा कि आप सड़कों पे उतरिए और गुस्सा दिखाइए। और कुछ दिन बाद वो जो पाकिस्तान के जो ये हैं फजलुर रहमान, हाँ जी। विशाल डीजे। खालिद उनसे मिले हैं कतर में और उन्होंने कश्मीर का भी हवाला दिया है। जी। तो ऐसे कैसे है कि हमारी जो ऑफिशियल पॉलिसी है दिल्ली की वो कुछ और है और केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अपनी एक लाइन ले रहे हैं, केरला के लोग अपनी लाइन ले रहे हैं। और चीफ मिनिस्टर भी कुछ दिन पहले वो कह रहे थे ना कि अपनी ही एक उन्होंने अलग से लाइन ली थी। तो इसको आप ये पूरे कॉन्टेक्स्ट में बताइए कि ये कब से हो रहा है और आगे चल के क्या क्या हो सकता है। देखिए मैम, बिल्कुल सही कहा। द आयरनी वाज कि एक तरफ डॉक्टर शशि थरूर, जो कि हम सब जानते हैं कि ही इज टोटली, एक जैसे आपने कहा, एक बैलेंस्ड और मिडिल पाथ लेने वाले हमेशा रहा है। और जब उनको मना किया गया अगले जो रैली अटेंड करने के लिए, उसी टाइम या उसके आसपास उसी टाइम फ्रेम में खालिद मशाल जैसा हमास के जो चीफ को एक ऑडियंस दिया जा रहा है केरला में ऑनलाइन माध्यम से लोगों को एड्रेस करने के लिए। और वहां पर आपने सही कहा कि उन्होंने प्रोक्लेम किया कि ये सिर्फ आपको सिर्फ इस तरह से करने से नहीं चलेगा, आपको स्ट्रीट पे आना है और स्ट्रीट पे आके अपना गुस्सा दिखाइए। तो सवाल ये होता है कि स्ट्रीट पे आके गुस्सा कैसे दिखाएं? उसी तरह से दिखाएं जैसे हमास ने इसराइल पे दिखाया था। मतलब आप केरला के लोगों को ऐलान कर रहे हैं कि आप गुस्सा दिखाइए स्ट्रीट पे आके, केरला में, भारत में क्या लेना देना है वहां पर? जो इतने दूर, अगर इसराइल और हमास के बीच में इश्यूज हैं, पूरी दुनिया में हर जगह पर इश्यूज है, तो हर जगह पे हम हर इश्यूज को अगर हम अपने स्ट्रीट पे आके गुस्सा दिखाने जाएंगे, कौन है यहाँ पर दुश्मन हमारा? स्टेट या गवर्नमेंट? तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो जहां तक आपका, जैसे आपने पूछा, जो अगला वो है कि ये इसका हिस्ट्री क्या है? इसका हिस्ट्री ये है मैम, ये आज या कल में नहीं हो रहा है। केरला में देखिए, मुझे मालूम है कि बहुत हैंडफुल ऐसे लोग थे जो कि आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए भारत से गए थे। उसमें से मेजॉरिटी केरला के थे। और वो जो गए थे वो ऐसे नहीं थे कि बिल्कुल अनपढ़ थे, इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे, ऐसे लोग गए आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए। और उसमें से कई सारे लोग हैं जो बाद में हमने देखा कि वो वहां पर मारे भी गए। उनकी जो साथ में जो लेडीज गए थे वो अभी वो प्रिजन में हैं, उनके साथ उनके बच्चे भी हैं। अब वो वापस नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके माँ बाप यहाँ पर परेशान है। उसके बाद आप देखिए, यहाँ पर एक प्रोफेसर टीजे जोसेफ थे जिन्होंने एक क्वेश्चन पेपर लिखा था, एक दिया था। तो उसमें उन्होंने एक क्वेश्चन में क्वेश्चन कुछ पूछा था, तो उसको लोगों ने ब्लास्फेमी मान के उनका हाथ काटा था। वो भी केरला में हुआ। अभी तक 100 के आसपास ऐसे, मैं 2000 से तकरीबन 20 साल के जो इसमें 100 के आसपास ऐसे टेररिस्ट एक्शन हुए हैं केरला में, जो कि छोटे से लेकर आईईडी ब्लास्ट हो, चाहे ट्रेनिंग कैंप बना हुआ हो। आपको पता होगा, आपको, और शायद शायद आपको थोड़ा हैरानी भी होगी, कश्मीर से जो टेररिस्ट थे वो सेफ्टी के लिए केरला आते थे, केरला में रुके हैं, और केरला से उन्होंने बाहर जाने के लिए पासपोर्ट भी अप्लाई किया है। केरला से ऐसे जो युवक थे जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल में मारे गए हैं, मलयाली जो लोग थे। तो ये सब केरला में हुआ है। और ऐसा नहीं है कि हम ऐसे, जैसे सबसे लास्ट में जो अभी देखा है, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, जो पीएफआई, जो आपने देखा होगा, पूरी नेशन वाइड रेड्स हुए थे। तो सबसे ज्यादा रेड केरला में हुए थे और सबसे ज्यादा लोग पकड़े गए थे वो भी केरला से पकड़े गए थे। तो केरला का हिस्ट्री है, केरला का। और उसी तरह से एक डीजीपी जो लोकनाथ बेहरा साहब 2021 में जब वो रिटायर हो रहे थे, तो उस दिन उन्होंने बोला था कि केरला, और वो एनआईए में भी काम किया है मेरे ख्याल से, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और डीजीपी थे केरला के। अब देखिए, वो अगर कोई डीजीपी रैंक के ऑफिसर रिटायर अब बोल रहे हैं कि केरला एक टेररिस्ट के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड बना हुआ है, मतलब यहाँ पर एक ऐसा माहौल है जहां से टेररिस्ट बन सकते हैं, टेररिस्ट को रिक्रूट कर सकते हैं, ये डीजीपी साहब ने कहा है। तो और उन्होंने कहा कि उसके लिए एक्शंस भी ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये रेडिकलाइजेशन का एक प्रोसेस चल रहा है।
जिसकी वजह से जो एजुकेटेड पीपल हैं वो भी रेडिकलाइज हो रहे हैं। तो ये हमें बहुत गंभीर तरीके से देखना पड़ेगा करके उनका भी एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट आया था। तो ये सब चीजों के बीच में हमास जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन को, जिन्होंने खुलेआम अक्टूबर 7 को इतनी खूंखार तरीके से, हमने भी कश्मीर में वायलेंस देखे हैं मैम, मैंने बड़े करीब से वायलेंस देखे मैंने, लेकिन इस तरह के कभी नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। मतलब मैं जो पाकिस्तान से आ रहे टेररिस्ट को मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, बट उनका भी एक वायलेंस लेवल का एक लिमिट है। जो इस तरह का जो हमास ने किया था वो मैंने नहीं देखा, बच्चों के ऊपर और जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, लेकिन ये वायलेंस लेवल वाज डिफरेंट। उसके बावजूद, इतना हिस्ट्री होने के बावजूद, फिर भी लोग यहाँ पर केरला में इनका सपोर्ट करना, वो भी पॉलिटिकल सपोर्ट करना, और जिस तरह से आप कह रहे हैं उस तरह का पॉलिटिकल सपोर्ट, एक माहौल बनाना, एक नैरेटिव क्रिएट करना कि दैट इज अ जेन्युइन कॉज, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा वारी है। और आने वाले दिनों में अगर ऐसा लोगों के अंदर एक भावना आए कि नहीं, अगर हमारे अंदर एक कारण है या कॉज जो बोलते हैं वो है, तो हम बंदूक भी उठा सकते हैं और स्ट्रीट पे आके गुस्सा भी दिखा सकते हैं, तो हमें इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिलेगा, लोकल सपोर्ट भी मिलेगा, और हम हीरो भी बन जाएंगे और कुछ नहीं होगा। ये बहुत गलत चीज है जिसके बारे में मैंने लिखा था। जी, आपने एक नई बात बताई जो मुझे भी नहीं पता थी, कि आप कह रहे हैं कि केरला से आए हुए युवक जो हैं वो एलओसी पे मारे गए हैं। मतलब ये कैसे, वो पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी या उधर से आके लड़ रहे, इधर से मतलब उधर किससे जाने की लड़ना चाह कोशिश रहे कर थे? रहे थे, यहाँ से उधर जाने की कोशिश कर रहे थे वो। उधर जाने की कोशिश कर रहे थे। दो लोग थे, मेरे ख्याल से 2000, एग्जैक्ट ईयर मैं भूल गया, बट दो लोग थे, दो तो कंफर्म थे। और ये उस टाइम की बात है जब आईएसआईएस में बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट हो रही थी। जी जी जी, उसी के आसपास के बात है जब आईएसआईएस का काफी था। और आईएसआईएस का भी जो लेटेस्ट एक स्पीकर था, स्पीकर मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो उसका आया था और ऑडियो, वो भी एक केरलाइट का ही था, अगर आपने देखा। उन्होंने नहीं, फिर वो से तो पता है। मलयालम, मुझे हाँ, लगा आप ये कह रहे हैं कि वो उन्होंने टेरर रैंक्स ज्वाइन करने की कोशिश की कश्मीर में, जो नहीं नहीं, मिलिटेंट्स। वही है। कश्मीर में हाँ। उनको कॉज के लिए कश्मीर में गए, कश्मीर से एक्सफिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे थे, पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रहे थे, और वहां पर वो लाइन ऑफ कंट्रोल में मारे गए। जब उनकी आइडेंटिटी पता लगा ये कि ये केरला से थे। दैट मीन्स कश्मीर कॉज जो सो कॉल्ड पाकिस्तान ने बना रखा है, उसके साथ भी सिंपैथाइज करने वाली पॉकेट्स हैं विद इन द इंडियन मुस्लिम्स। क्योंकि पाकिस्तानियों को भी हमेशा ये शिकायत रहती है कि इंडियन मुस्लिम, मतलब कि जो अदर देन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर और द यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर, जो रेस्ट ऑफ द इंडिया के मुस्लिम्स है, वो कश्मीर की जिहाद में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। ये वो बार बार उनकी ये कंप्लेंट रहती है। मैम तो नहीं, वो मैं समझता हूँ कि वो ठीक भी कहते हैं मैम, क्योंकि अगर आप देखें इतने सारे बड़ा पॉपुलेशन में दो लोग गए हैं सिर्फ, इवन दो ही गए, इट्स अ कॉज ऑफ वरी, बट लार्ज लोग ऐसे हैं जो कि उससे डायरेक्टली एसोसिएट नहीं करना चाहते या नहीं करना चाहते, लेकिन दो लोग गए बट वो भी कॉज ऑफ वरी है। बट उनकी बात सही है कि कश्मीर में, क्योंकि मैं कश्मीर में भी सर्व किया हुआ है, मुझे लगता नहीं कि भारत में ऐसा एक माहौल है कि वहां पर एसोसिएट करते हैं, मुझे नहीं लगता वैसा है। खासतौर पे जो इंडियन साइड ऑफ जो हमारे यहाँ पर है वैसे नहीं करते हैं। बट केरला में थोड़ा सा माहौल डिफरेंट है, क्योंकि केरला में क्या है कि मैम यहाँ पर मिडिल ईस्ट जो लोग यहाँ से वहां पर नौकरी करने के लिए भी जाते हैं, जो मिडिल गल्फ कंट्रीज है, तो वहां पर एक रेडिकलाइजेशन का एक प्रोसेस वहां से लोगों को अंदर मिलता है, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीजन, रिलीजियस रीजन, और जो बाकी कंट्रीज खासतौर पर पाकिस्तान और वो जो लोग देखते रहते हैं किसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, तो वहां से एक्सप्लॉइट होके केरला आते हैं और वो फिर बाकियों को रेडिकलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये आई बी, अगर मैं ये बोलूंगा नहीं तो शायद मैं फेयर नहीं होऊंगा। रेडिकलाइजेशन हो रहा है, बट ऐसा नहीं है कि सारे के सारे रेडिकलाइज हो रहे हैं, लेकिन रेडिकलाइजेशन जो पेस है वो थोड़ा सा हमें देखने वाली बात है कि इट शुड बी मॉनिटर्ड, और इसको अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा कि इससे क्या फायदा हो रहा है आपका। इसका सबसे एग्जाम्पल जो है आज पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है, वही अगर लोगों के अंदर समझाया जाए, देखिए अगर रेडिकलाइजेशन होता है, ये कोई और मजहब में तो प्रॉब्लम होगा नहीं, लेकिन जिस मजहब ने ये शुरू किया है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन्हीं को होगा। और तो इसमें इस तरह की चीजें को अगर हम लेके आते हैं आगे, तो मेरे ख्याल से लोगों के अंदर वो नहीं, तो ये कहना कि बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं शायद वो सही नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि आपने कहा कि ये हाईलाइट करना बड़ा जरूरी है,
एक मतलब पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए भी अगर आप देखें कि एक डिसप्रोपोर्शनेट लेवल पे पार्टिसिपेशन है एक कम्युनिटी की इन टेररिज्म, तो उससे कुछ दो तीन चीज़ें तो आपको इमीडिएटली पता चल जाती हैं कि एक वाइडर एक्सेप्टेंस शायद उस कम्युनिटी में ज़्यादा है कंपेयर टू अदर कम्युनिटीज़, एंड एंड रिजल्ट भी हमारे सामने ही है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। बट उनकी जो अवाम थे उनको तो हमेशा एक अच्छी लाइट में दिखाया गया ना कि आप जिहाद करें तो आपकी ये पता नहीं आपको क्या क्या मिलेगा, बट इवेंचुअली वी ऑल कम टू सी कि उनको क्या मिल रहा है। डू यू थिंक हम कोई स्टेप भी ले रहे हैं ये करने का कि हम अपने लोगों को कम से कम इसके बारे में समझाना तो शुरू करें? क्योंकि मशाल खालिद जो है वो कोई छोटे मोटे हमास के नेता नहीं है, ही वाज वन ऑफ द फाउंडर्स एंड ही इज बीन द एक्स चीफ। उनका एक पूरा का पूरा कॉन्फ्रेंसिंग एक किस्म का वर्चुअल एड्रेस पूरा ऑर्गेनाइज हो गया, और केरला की क्या गवर्नमेंट को पता नहीं था, और उसके बाद भी उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई एज इफ कि दिस इज नॉर्मल। मतलब अब तो आई मीन इट्स क्लियर कि वो उसको नॉर्मल समझते हैं। तो हम तो वी आर नॉट इवन स्टार्टिंग टू स्टार्ट एजुकेटिंग, वी एक्चुअली कम डाउन टू नॉर्मलाइजिंग इट, विच इज इवन मोर स्कैरी। तो what do you think the center's role should be in this when the state मैं government has taken this line? देखिए, आई थिंक सेंटर ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे हैं और उसी का एक परिणाम था ये जो एनआईए रेड्स हुए थे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में और उनका बैन करने का। तो उससे क्या है कि ग्राउंड पे काफी प्रभाव पड़ा है उसका, मतलब ग्राउंड मतलब मैं जो बोल रहा हूँ नीचे लेवल पे उसका काफी प्रभाव पड़ा है और उनका काफी सारा नेक्सस जो है उसमें एटलीस्ट एक हॉल्ट हुआ है, टेम्पररी हॉल्ट मैं कहूंगा, क्योंकि ये सब ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है मैम कि एक जैसे फॉर एग्जांपल आजकल कश्मीर में एक द रेजिस्टेंट फ्रंट कहते हैं जो वो पुराने लश्कर ए तोयबा कोई उसके का नाम चेंज करके रेजिस्टेंस फ्रंट बन गया। तो इसी तरह से अभी जो बैन हुआ है तो कुछ ना कुछ नए फॉर्म में कुछ कुछ सालों के बाद वो आएंगे। उसमें कोई पहले सिमी था, फिर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बना और इसके बाद कुछ ना कुछ। तो लेकिन फिर भी बीच बीच में जब ये एक्शंस होते हैं तो उनके अंदर जो उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर डेफिनेटली प्रभाव पड़ता है। तो एक तो मैं मानता हूँ कि हार्ड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो सेंटर कर रही है, खासकर उसमें एनआईए लेड, उससे काफी इम्प्रूव प्रभाव पड़ा है। दूसरी चीज है, इन सब का सोर्स फंडिंग का होता है और वहां पर भी केरला का एक चीज आपको समझना जरूरी है कि केरला एक मल्टी क्रिमिनलिटी का हब बना हुआ है। अगर आप देखें और रिकॉर्ड्स सामने है कि सबसे ज्यादा जो गोल्ड स्मगलिंग का जो केसेस पकड़े जाते हैं, जो टॉप 3 या 4 में केरला का नंबर भी होता है। छोटा सा स्टेट में जहाँ 4 एयरपोर्ट है और बाकी इसमें देखो सबसे ज्यादा फर्स्ट 3-4 में पक्का केरला का नाम भी आता है। गोल्ड स्मगलिंग, ड्रग्स के मामले में देख लीजिए कितने ज्यादा अभी बहुत सारे केसेस बढ़े हुए हैं। तो ये एक नेक्सस है, टेररिज्म, स्मगलिंग, ड्रग्स, एंड देन देयर आर अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज। तो ये मल्टी क्रिमिनलिटी जो बोलते हैं इसको, और सब लिंक्ड होता है मिडिल ईस्ट से। तो ये पैसा आना, हवाला ट्रांजैक्शन, ये सब तो यहाँ पे भी सेंटर जो है उन्होंने ये जो फंडिंग सोर्सेज, इन सब का पीछे भी उनका दे आर डूइंग ऑपरेशंस ऑन दैट। और खास तौर पे जो 2017 के जो डीमोनेटाइजेशन के बाद काफी कुछ लोगों को जो फ्री स्टाइल यहाँ पर फंडिंग होता था, उसमें काफी हद तक मैं मानूंगा कि एक 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 एटलीस्ट एक लोगों के अंदर एक कॉशन आया हुआ है कि किस तरह से ऐसा नहीं कर सकते। और डिजिटाइजेशन के बाद भी थोड़ा सा मनी जो है फ्लो होना थोड़ा कम हुआ है। तो मेरा ये सब प्रोसीजर सेंटर कर रहा है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो केरला में जो लोग हैं उनका अगर समझना चाहिए, जो कि सऊदी अरेबिया कर रहा है, जो कि यूएई कर रहे हैं, जो कि बाकी जो मिडिल ईस्ट कंट्री, आप देखिए मैम, जो हमास है उसको सऊदी अरेबिया ने बैन भी किया था। उन्होंने उनके ये जो खालिद मशाल जैसे लोग हैं उनको वहां पर पैर तक रखने नहीं देते। और अभी जैसे मोहम्मद बिन सलमान जो वहां पे जो उनके क्राउन प्रिंस है, उन्होंने किस तरह से जो प्रोग्रेसिव आइडियाज लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपने मजहब को रखते हुए ही प्रोग्रेसिव आइडियाज लेके आ सकते हैं। और इसीलिए आप देखिए कि इतने ज्यादा लोगों के पूरे दुनिया में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। लंदन में प्रोटेस्ट चल रहा है, यूएस में प्रोटेस्ट चल रहा है, केरला में प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन कहीं जो अरब स्ट्रीट जिसे बोलते हैं, जो अरब कंट्रीज में क्या प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां पर थोड़ा बहुत वो चल रहा होगा, लेकिन सऊदी वदी में कोई चल नहीं रहा है। क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो चीजें कर रहे हैं ये उनके ना उनका उनके 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 हित में है, ना किसी के हित में है। क्योंकि तभी तो आप दूसरी चीज केरला के लोगों को समझ में आना चाहिए कि अगर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, क्यों किसी एक देश ने भी फलस्तीनियन को
हम गाजा से अपने देश में आने के लिए क्यों नहीं बोला? इजिप्ट तो बगल में है, जॉर्डन तो बगल में है, लेबनान तो बगल में है, किसी ने भी अपने गेट्स नहीं खोले कि चलिए आप आ जाइए। ठीक है, तो क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको पता है कि अगर आप अपने बैकयार्ड्स पे ये सांप को लेके आओगे तो वो ढसेगा। तो मेरा यही है कि केरला के जो लोग हैं, जो अपने लोग हैं, मैं अपने आप को प्राउड केरलाइट मानता हूँ। हमें भी कोई तरह के सांप को नहीं पालना है। हमने जो सांप है जहां पर है वहीं रहने दीजिए, सांप को नहीं पालना है। और हमारा ये जो माइंडसेट है कि कहीं पे भी जाते हैं हमें इस तरह का सपोर्ट सिस्टम करना चाहिए। आपको जान के ताज्जुब होगा कि जब सद्दाम हुसैन को फांसी लटकाया गया था तो केरला में हड़ताल दिया गया था उस दिन। तो ये हालत है हमारे यहाँ पर। थोड़ा सा हम उस तरह के डिफरेंटली सोचने वाले हैं। तो ये चीजें आई थिंक केरला के लोगों को समझ में आना चाहिए कि ऐसे चीजों से सिर्फ रेडिकलाइजेशन बढ़ता है, लोगों के अंदर गुस्सा पैदा होता है, लोगों के अंदर एक दूसरे मजहब और दूसरे लोगों के बीच में एक डिवीजन पैदा करने के लिए ही होता है, और उससे ज्यादा कोई चीजें फायदा नहीं होगा, यही मैं मानता हूँ। जी, तो मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि मिडिल ईस्ट ने या फिर वेस्ट आपका एशिया ने शायद हैंग हो गया है, और मेरे ख्याल से टाइम भी अभी पूरा हुआ होगा। तो ओके, बट मैं यही आपको पॉइंट सुन मुझे पा रही हूँ बताना ठीक था से। सोनम जी, दैट मैं आपको सुन पा रही हूँ ठीक से। रेडिकलाइजेशन जो केरला में हो रहा है उससे किसी को फायदा नहीं है। उसके उसके लिए सब एक साथ आके ही उसको उसको टैकल कर सकते हैं। और अगर नहीं कर सकते हैं, अगर टैकल नहीं करते हैं, तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा केरला में भी। और भारत का जो एक देश में एक अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है तो भारत का भी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए वी हैव टू बी वेरी कॉशियस कि ये जो रेडिकलाइजेशन केरला में है, उसका एक अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। जी, आप मुझे देख पा रहे हैं अभी? हाँ, अभी आप बीच में अच्छा, नहीं, आई थिंक आप हैंग नहीं हुआ था, मैं तो आपको पूरा सुन पा रही थी, वो पूरा रिकॉर्ड हो रहा था। ओके, तो फाइन शायद फाइन। मतलब कभी-कभी आई ऐसा थिंक होता है, टाइम भी बट अभी हुआ नहीं था। ऑलमोस्ट या जी, जी। जी जी। पर एक लास्ट चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ फिर भी, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। तो ये कहना गलत नहीं होगा ना कि जो मिडल ईस्ट या फिर वेस्ट एशिया ने हमारे यहाँ रेडिकलाइजेशन तो फैला दी, अब वो खुद जो है दे वांट टू लाइक गेट क्लियर ऑफ इट। और लास्ट चीज ये मेरे को आपसे पूछनी थी कि क्या ये सच है कि ऐसा जो कहा जा रहा है कि जो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर नाउ कमिंग टुगेदर टू फाइट द जिहादिस्ट प्रॉब्लम? केरला में ये बहुत अब सुनने में आ रहा है, क्योंकि पहले तो क्रिश्चियंस की आरएसएस के साथ बहुत लगती थी, राइट? जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब पीएम बन के आए थे, तो मुझे याद है केरला क्रिश्चियंस में भी एक बहुत ज्यादा ये था कि यू नो दे वर आल्सो प्रीटी एलियनेटेड। क्या उसमें आपको लगता है कि कोई फर्क पड़ा है आफ्टर नोटिसिंग लाइक द बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी ओवर द इयर्स? जी, आपका पहला क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। और उसमें मैंने एक कमेंट भी देखा था, आई थिंक एक प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया उन्हीं का था, जब उन्होंने कहा था कि देखिए हमने जितने भी गंदे एलिमेंट्स थे वो हमने बाहर भेज दिए, और उस गंदे एलिमेंट्स को वेस्टर्न कंट्रीज ने अडॉप्ट कर लिए हैं, और वो अडॉप्ट करके उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहां पर हो रहा है। तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको समझ में आना चाहिए कि ये जो आपके वहां पर हल्ला कर रहे हैं, ये हमारे यहाँ से हमने जो बाहर निकाले हैं वो आपके पास है, और कल आपको ही प्रॉब्लम आएगा करके। मैंने आई एम नॉट रिमेम्बरिंग कौन सा प्रिंसिपल, बट डेफिनेटली अरब एक लीडर ने ही बोला था ये। तो डेफिनेटली ये सही बात है कि उनके जो अंदर जो गंदे एलिमेंट्स उन्होंने बाहर किया वो अपने सेव करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि किस तरह से इससे उनको कोई फायदा नहीं होने वाला। जहां तक दूसरी चीजें, डेफिनेटली आज की तारीख में मेरे ख्याल से एक ग्रेटर रियलाइजेशन है केरला में, दैट सिर्फ हिंदू और क्रिश्चियंस ही नहीं मैम, मैं ये बोलूंगा कि जो मॉडरेट मुस्लिम्स है उनके अंदर भी एक भावना जरूर है कि इस तरह से आगे नहीं जा सकता। मॉडरेट मुस्लिम्स साइलेंट है, मॉडरेट मुस्लिम्स के अंदर एक डर है, क्योंकि उनको भी अपना जो कम्युनिटी और जो जिस तरह से यहाँ पर जो वायलेंस का एक डर रहता है। बट डेफिनेटली जिस तरह से एक माहौल तैयार किया जा रहा है जहां की ओपन तरीके से, जब मतलब मान लीजिए एक पॉलिटिकल रैली चलता हो, उस रैली में जो स्लोगनरिंग होती है वो दो कम्युनिटीज के अगेंस्ट होती है, तो नेचुरल है कि वो कम्युनिटी साथ में आएंगे। तो दैट प्रोसेस इज हैपनिंग इन केरला, बट इट इज नॉट ओनली दैट टू कम्युनिटीज विच आपने बोला जो हिंदू क्रिश्चियंस, बट आई बिलीव दैट अ लार्ज पार्ट ऑफ साइलेंट मॉडरेट मुस्लिम्स, उनके अंदर में भी यह है कि दिस इज नॉट व्हाट
वी स्टैंड फॉर, इस तरह से हमारा नहीं है, ये नहीं चाहते हम अपने बच्चों को इस तरह से नहीं करना चाहते। तो वो भी चल रहा है, लेकिन बहुत स्लोली उस डायरेक्शन में डेफिनेटली रेडिकलाइज लोगों को एक सेग्रेगेट करने की प्रोसेस भी केरला में जारी है। जी, थैंक यू सो मच कर्नल दिनी, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। कोई कमेंट आपको जो आपने नहीं किया हो, आप कुछ कहना चाहें, एनी कंक्लूसिव नहीं, रिमार्क्स? थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। इट्स क्वाइट हम ये शोज खास तौर पे आपके माध्यम से ये है कि इससे लोगों के अंदर एक अवेयरनेस होना चाहिए। हाँ, एक प्रॉब्लम है, जब अगर आप पहले एक आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉब्लम है, तो फिर शायद उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ सकते हैं। जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच थैंक यू अगेन, मैम, थैंक यू आज वेरी आपने मच। जॉइन किया, एंड आई होप टू सी यू अगेन। So that's all for today in this video. I'll meet you again very soon with another video. Bye for now.